नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशु परिचर के इस बैच में अपन नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें अपन पढ़ेंगे, लगभग मान के चले इस सप्ताह में अपन पढ़ने वाले हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास से भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं। अपन एग्जाम के लेवल को और आप लोगों के नोट्स मेकिंग पैटर्न को बनाते हुए चलेंगे आगे। मुझे ध्यान है कि आप विवाह शादी की सीजन में भी बिजी हैं, ठीक है, फिर भी नियमितता रखने की कोशिश करें। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं 5 मिनट आप लोगों के लूंगा और वो 5-7 मिनट जो लूंगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी पहले ही हूं, क्योंकि समय बड़े कीमती होता है, लेकिन फिर भी वो जरूरी है। कारण क्या है, आप सभी को पता है कि नई सरकार बनेगी, अब जनादेश आया है और सत्ता परिवर्तन का जनादेश आया है। जैसे ही कल से मैं काफी जगह मैंने ये चीज देखी और नोट की कि विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं वो भी उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसके पीछे कारण है कि कुछ विद्यार्थी जो पढ़ने वाले नहीं होते, सीधी सी बात, पहले मैं इस चीज को स्पष्ट करूंगा, जो पढ़ने वाले नहीं होते, जिन्हें सिलेक्शन से मतलब नहीं है, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, वो ये कहते दिख रहे हैं कई जने। देखो, बुरा लगे, आप यदि उनके अंदर शामिल होंगे उन विद्यार्थियों में तो आपको बुरा लग सकता है, आप पढ़ने वाले और नियमित विद्यार्थी हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। वो ये कहते हुए दिखेंगे आप लोगों को कि अब जो है वैकेंसी आने वाली नहीं है, अब सरकार ये बीजेपी की बनने वाली है, अब वैकेंसी नहीं आएगी, ये होगा वो होगा, अब पेपर लीक नहीं होंगे क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी। ये सारे जो है ये वे लोग बात करते हैं जिन्हें अनुभव का 1% भी उन्हें पता नहीं होता, उन्होंने पिछले जो है इतने साल कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया होता, वो बात करते हैं। यदि मैं मेरे इस प्लेटफॉर्म से करूं तो मेरा कोई पेड कोर्स है नहीं, मुझे एक पैसे का भी लालच नहीं है और मुझे जो है नियमितता के साथ में क्लास देनी है। मैं अपने परिवार को देने वाला कीमती समय आप लोगों को देता हूं तो मैं बिल्कुल ही बेबाक होकर बोलता भी हूं, क्योंकि मुझे कोई लाग लपेट नहीं है। सबसे पहली बात, विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है पीछे, वो सभी आशावादी थे, वो सभी नियमित थे, उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, तब जाके आज वो सिलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं। सरकार चाहे कोई भी आए, अपन एक शिक्षक जो है किसी के पक्ष में नहीं रहता, ठीक है, मैंने आज दिन तक यहां से राजनीति की कोई बात नहीं की। सरकार चाहे कोई भी आए, वैकेंसी सभी को जक मार के निकालनी है। किस लिए निकालनी है, उनका खुद का भी अच्छा लगता है और डिपार्टमेंट की मांग होती है। आप तो भाग्यशाली हो कि आपके समय में हर साल वैकेंसी आती है। पहले यदि 10-1 साल पहले जाओगे तो वैकेंसी कब आती है तरसना पड़ता था, लेकिन अब मान लीजिए ये 5 साल कांग्रेस का टाइम पीरियड रहा, अच्छी खासी वैकेंसी आई, लास्ट में भी और आ जाती लेकिन नहीं आई। इससे पहले क्या, इससे पहले सर्विस में लोग लगे नहीं क्या? 2016 वाली वैकेंसी को भूल गए, 2018 वाली वैकेंसी, बड़ी वैकेंसियां भूल गए, सारे के सारे जो लगे हैं। यदि आप लोग एक अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो तो देखना पहले कि हर सरकार ने वैकेंसियां निकाली है। जब सरकार बन रही है, देखो, सत्ता जनादेश का मतलब क्या है, जनता का आदेश है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमें एक विद्यार्थी होने के नाते क्या करना चाहिए, आशावादिता और नियमित। जो नियमित नहीं है और जिनको लगे कि वैकेंसी नहीं आने वाली और हमें पढ़ने से क्या मतलब है, आज ही मां भवानी की सौगंध खा के अपनी किताबें साइड में रख लेना और सौगंध खा लेना कि ये वैकेंसी आने वाली सरकार निकालेगी तो भी हम फॉर्म नहीं भरेंगे। मां भवानी की सौगंध खा के साइड में रखो कि वैकेंसी आ गई दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में, हम फॉर्म भरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने तो विचारधारा यह बना रखी है कि वैकेंसी नहीं आएगी। जब आप लोग खुद ये चैनल या मेरे वीडियो इसीलिए देखते हो क्योंकि आप लोगों को नौकरी लगना है। यदि आप लोगों के बाप दादा आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए होते और अच्छा खासा बिजनेस होता तो आप सरकारी नौकरी की तरफ देखते तक नहीं। आप लोग पढ़ रहे किस लिए हो, क्योंकि आपको नौकरी लगना है। आपके न तो कोई बिजनेस है, न आपके बाप दादा की छोड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। ये प्राथमिक बात है और कान खोलकर सुन लो, मैंने टेक्निकल टीम को फ्री हैंड कर दिया। जो नेगेटिविटी फैलाया या जिसके अंदर नेगेटिविटी है, दिखती बात है, वो सिलेक्शन तो कतई नहीं ले सकता, क्योंकि सिलेक्शन की पहली शर्त है आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब आपको खुद को पता है कि वैकेंसी नहीं आने वाली, इसका मतलब आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब आपको खुद को पता है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला तो देवता खुद भी प्रकट होकर आपको कहते कि ले बेटा तेरा सिलेक्शन, तो भी आप नौकरी नहीं कर सकते, या नौकरी जैसे तैसे लग भी जाओगे तो आप उससे संतुष्ट नहीं रहोगे, आप जो है उसमें सेवाएं नहीं दे पाओगे। सबसे पहली शर्त है पॉजिटिव रहना, आशावादी रहना। एक दिन में राजा बनने का ख्वाब देखते हो क्या? लंबी तैयारी चाहिए सिलेक्शन के लिए। मान लीजिए आ गई जनवरी में वैकेंसी, तो क्या आप मार्च में एग्जाम करवा दे अगर सरकार, मान लीजिए तो क्या आप तैयार हो?
फिर धरने दोगे कि एग्जाम की डेट आगे किसका हो? पहले अपने आप को तैयार तो करो, फिर वैकेंसी की मांग करो कि अब हम तैयार हैं, अब हम वैकेंसी। अच्छा, बेरोजगार रहकर अपन ने कौन सा तीर मार लिया जो अब वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करोगे पढ़ के, ये वो फलाना ढिमका। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। 10 लाख फॉर्म आते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? 10,000, 20,000, 15,000। क्यों? क्योंकि इतने ही लोग आशावादी पॉजिटिव रह पाते हैं, बाकी सभी के अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी। हम चाहे कितनी पॉजिटिविटी भर दें, मजाल है कि उनके अंदर नेगेटिविटी का कीड़ा मर जाए और पैदा होते हैं। ये बहुत तेजी से फैलती है नेगेटिविटी। इसलिए मुझे तो देखो, ना सब्सक्राइबर की जरूरत है, ना व्यूअर्स की जरूरत है। अपने तो सिर्फ पॉजिटिव विद्यार्थी चाहिए जो नियमित अध्ययन कर सके। ठीक है, किसी को बुरा लगे तो काले अनसब्सक्राइब करता हुआ तो आज ये वीडियो खत्म होने से पहले ही अनसब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मुझे भी ऐसे नेगेटिव विद्यार्थी जो है कतई पसंद नहीं है। हम अपना जो है कीमती समय यहां पे कैसे एडजस्ट करके देते हो तो हमारा जीव जानता है। हमें क्या फायदा है यदि किसी के मन में यह भ्रम हो कि हम सर के लिए पढ़ रहे हैं, आज किताबें पैक करके रख देना, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई किसी के लिए नहीं पढ़ रहा है, खुद के लिए पढ़ रहे हो और खुद के भविष्य के लिए पढ़ रहे हो, तभी आप पढ़ पाओगे। कोई किसी के लिए नहीं पढ़ रहा है। दूसरा, कोई नियाल पड़ोसी आपका नियाल होने वाला नहीं है कि आपके मास्टर नियाल होने वाले नहीं है। इसलिए पढ़ना है और नियमितता के साथ पढ़ना है, तब तो जुड़े रहो, नहीं तो फिर बाद में जो है आप लोग देखोगे और बाकी लोग लगेंगे नौकरी। कड़वा है लेकिन सच है, इस चीज को दिमाग में बिठा देना। जिन्हें वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, वैकेंसी बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगी। कोई भी सरकार आए अपनी साख बनाना चाहती है, अपनी गुडविल जो है मेंटेन करती है। जब आप लोगों को अनुभव नहीं है तो क्यों कॉपी पेस्ट करते हो रहे कहीं भी, जब पता ही नहीं है कि कैसी चीजें होती, बस भेड़ चाल। जब इस भेड़ चाल से बाहर आओगे ना, तब जो है आपको पता चलेगा तैयारी कैसे की जाती है, नौकरी कैसे ली जाती है, सिलेक्शन कैसे लिए जाते हैं। भेड़ चाल में तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। आने वाले समय में भी मैंने देखे हैं, इतने सिलेक्शन मैंने करवा दिए। मैंने देखे हैं नेगेटिव सोच रखने वाले आज भी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं तो स्टाम्प पे लिख कर दे सकता हूं, नेगेटिव सोच रखने वाले का आगे भी सिलेक्शन नहीं होगा। किसी को चाहिए आ जाना मेरे पास, लिखवा के ले जा लेना और बता देना कि बिना पॉजिटिव सोच के नेगेटिव सोच रख के आपका सिलेक्शन हो गया, साबित कर देना चीज को। तो इसलिए पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। यदि नेगेटिव, यहां पे देखो नेगेटिव हमें क्या बिगड़ता है, हमारा क्या है, हम तो वही है कि आज भी पढ़ा रहे हैं और जो नियमित पढ़ने वाले हैं उन्हें कल भी पढ़ाएंगे। लेकिन नेगेटिव सोच होगी तो बस आप लोगों को ये क्लास नहीं मिल पाएगी। आप लोगों को टेलीग्राम से भी, मैंने कह दिया, टेक्निकल टीम को फ्री हैंड कर दिया, टेलीग्राम से भी बाहर फेंको ऐसे नेगेटिव लोगों को। जब इनको पढ़ना ही नहीं है तो इनको क्या जीजीडी पैक देने, इनको क्या मतलब सारी की सारी अपने प्रोवाइड करवानी सर्विस क्यों देनी, इनको क्यों टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करने देना। ब्लॉक करो इनको सबको, निकालो बाहर, नेगेटिव सोच वालों को निकालो बाहर। जब जो व्यक्ति खुद के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, खुद के सपनों के लिए, खुद की नौकरी के लिए, उन्हें क्यों अपने को सर्विस देनी है, अपने सेवा क्यों देनी है। अपन यहां पे इतना सारा मैनेज करके अपने आप को जो है पूरी तरीके से झोंक के परिवार को देने वाले टाइम को यहां पे देके क्लास दे रहे हैं, इतनी बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं, फिर भी इनके अंदर नेगेटिविटी के कीड़े निकालो बाहर। अपने को सिर्फ पॉजिटिव बंदे रखने, चाहे पीछे 1 लाख सब्सक्राइबर ही हो, लेकिन उन 1 लाख में से 50% सिलेक्ट होंगे, डंके की चोट के साथ होंगे। इसलिए जो पॉजिटिव है वो रहे, जो नेगेटिव है वो बिल्कुल सकुशल प्रस्थान कर सकते हैं। मुझे कोई मतलब वो नहीं है, बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये कीमती समय है क्लास का, वो जाता है। इसलिए बार बार मैं इस चीज को समझाने वाला नहीं हूं। अपने ध्यान जो है पूरा फोकस रहेगा क्लासेस पे, ठीक है, और अपनी नियमितता पे। यदि कोई जिनको लगता है कि नहीं सर हमें तो जो है बिल्कुल, अब सरकार अभी मुख्यमंत्री नहीं बना और आप लोगों के अंदर नेगेटिव कीड़े घुस गए, हद होगी। और सरकार को लाया किसने? आप लोगों ने तो लाया है। जनादेश किसे कहा जाता है? बहुमत से आने वाली सरकार ही तो जनादेश है। फिर उसे कम से कम स्टेबलाइज होने दो। इस समय चीज जो है, अब आप लोगों को जब इस चीज का ही पता नहीं है कि कैसे सत्ता आती है, सत्ता बदलती है, क्यों बदलती है, तो आप लोग क्या बस कॉपी पेस्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बस ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने न आज दिन तक किसी का सिलेक्शन करवाया और न भविष्य में करवाएगी। गोडे जरूर देगी, बच सको तो बच लेना और पढ़ सको तो पढ़ लेना। हम तो पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले सिलेक्ट भी होंगे और आप लोग देखोगे फिर नेगेटिव सोच वाले, ठीक है ना। बुरा लगेगा, एक बार लगेगा, लेकिन सोच बदल गई तो भविष्य बदल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। माने भी कभी कभी आजिया करें, जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोगों को तो पका पकाया मिल रहा है ना। जब आपको इतनी मेहनत करके ये चीज देनी पड़े
बिना किसी स्वार्थ के करके देख लेना। 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 4 महीने अच्छे ने करके शुरुआत करके छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि इसमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। एक दिन में राजा नहीं बना जाता। आदर्श तो बहुत बड़े बड़े रखते हो आप। फलाने रविंद्र सिंह जी भाटी को देखते हो कि उन्होंने जो है निर्दलीय इतनी बड़ी जीत, मतलब इतने मतलब आशाओं के अनुरूप भी नहीं कह सकते, इतनी टक्कर होने के बाद भी सीट निकाली। तो उनका संघर्ष देखो आप, उनके जज्बे देखो आप, उनका जुनून देखो, उनका जिद देखो उनकी, तब आप उनसे सीखो। खाली देखने हो कि नहीं वे, सीखो उनसे कि क्या चीज है। वो कभी बंदा नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे जीतना है। ये चीजें सीखा करो। कोई भी जो भी जीते हैं उनसे सीखो ये चीजें। तब आप जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनसे सीखो, तब आप भी सिलेक्ट हो पाओगे और आप खुद दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करोगे खुद का। नहीं देखते रहना कमेंटबाजी, इधर कॉपी पेस्ट करते रहना, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई आपको कहने वाला ही नहीं है। बस दुनिया मजे लेती है, इसलिए पढ़ने पे फोकस करना है। चलो अब आते हैं अपन क्लास पे। मैंने कहा 10 मिनट आपके लूंगा, 11 मिनट ले लिए, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि नेगेटिव सोच के साथ ना आगे बढ़ा जा सकता है, ना सिलेक्शन लिया जा सकता है। और कोई भी मास्टर थाने इतनी जो है खरी खरी कौन कहे, क्योंकि सभी को जो है सब्सक्राइबर प्यारे हैं। हम कहेंगे ये हमसे नाराज हो जाए, अनसब्सक्राइब करे, काल करते हो तो आज करा, आज करे तो अब पलवे पलवे अनसब्सक्राइब करेगो कब? अपने ने तो लाग लिपेट। मैं तो क्लास में ही नहीं कहता तुम्हें सब्सक्राइब करने, मैंने थोड़ी कहा करने का। करोगे जब तुम्हें इस चीज की कदर है, जरूरत है तो करोगे, और नहीं करोगे तो मत करो, भले कोई नहीं। सीधी बात है, सीधी कहवा खरी कहवा, और किन लागे तो भले एक बार लगे या 100 बार, अपार के नहीं है। जो होगा सच, और जो कहना होगा तो डंके की चोट पे ऐसे ही कहेंगे, चाहे तो आप राजी हो चाहे राजी मत हो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो नेगेटिविटी अपने तो अब टेक्निकल टीम अलर्ट रहे, कोई भी बच्चा 1% भी नेगेटिविटी कर दो, बस तुम्हें फ्री हैंड कर दिया है। अपने जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है उसे सर्च करके निकाल के ब्लॉक करो, कोई सेवा नहीं देनी। चलिए आइए भाई, मारवाड़ के राठौड़ वंश, मेवाड़ के गुहिल अपन पढ़ के आ चुके, पढ़ लिए, याद कर लिए होंगे आप लोगों ने, बढ़िया नोट्स बना लिए होंगे। और अब अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़। अब मेवाड़ के जो गुहिल पढ़े हैं उसमें अपन ने मारवाड़ के राठौड़ साथ साथ में कई सारे पढ़े हैं, सह संबंध चलता है सभी के अंदर, ठीक है ना। और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच तो वैवाहिक संबंध भी थे, तो फिर इनका जो है इतिहास एक तरीके से साथ साथ ही चलता है। जैसे अभी रणमल पढ़ेंगे अपन, तो रणमल जो है उनका मेवाड़ में भी रोल रहा था, तो वहां से अपन पढ़ के आए थे। सबसे पहले इस क्लास को, इस वंश को शुरू करते हैं, तो अपन शुरुआत करते हैं कहां से, कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, क्या मत प्रचलित है, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले स्लाइड पे। ओ भाई चलो, ये जो नक्शा आप देख पा रहे हो ये है आपके मारवाड़ क्षेत्र का। अब मारवाड़ यूं नहीं है कि मतलब इसके लाइन खींचोड़ी कौन है, कुछ क्षेत्र इधर ऊपर से भी इसमें शामिल हो सकता है, कुछ आसपास का जो है क्षेत्र शामिल होता है। अब देखो इधर वाला तो रह गया मेवाड़, ये इस तरफ वाला यदि क्षेत्र अपन यहाँ पे काउंट करें तो ये आ जाएगा, मतलब मेवाड़ के अंदर जाता है। और यहाँ पे ये क्षेत्र जो है आप कह सकते हो ये मारवाड़ के अंदर आता है। और मारवाड़ में जो शासन करने वाला वंश अपन को पढ़ना है वो राठौड़ वंश है। जैसे मेवाड़ में अपन ने क्या पढ़ा है, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, वैसे मारवाड़ में आपको क्या ध्यान रखना है, राठौड़ वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट शब्द से उत्पत्ति हुई, रौठड़ ऐसे करके राठौड़। ठीक है, और मारवाड़ एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मेवाड़ को अपन पर्याय समझते उदयपुर चित्तौड़ उसका, और मारवाड़ जहां जहां लिखा मिले तो एक चीज ध्यान रखो कि जोधपुर, मैं जहां पे मारवाड़ कहूं तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर और जोधपुर के आसपास। ठीक है, अब जोधपुर के आसपास आओगे तो नागौर का भी क्षेत्र आएगा इसके अंदर, बीकानेर का भी क्षेत्र आएगा। ठीक है ना, ये सारे सारे आसपास वाले क्षेत्र, जालोर, सिवाना, बाड़मेर, ये सब इसके अंदर आएंगे मारवाड़ के अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो मारवाड़ में शामिल क्षेत्र क्या क्या है, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर। अब जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, पाली, और मैं यूं कह दूं कि बाड़मेर, बालोतरा वो भी शामिल करना है। ठीक है, बाड़मेर और बालोतरा का हिस्सा भी शामिल करना है, यानी कि इसके अंदर आ गया आपके सिवाना भी आ गया, गढ़ सिवाना के। और मारवाड़ और शासकारी तो मतलब संकटकालीन राजधानी कह सकते हैं, मतलब यहां से जो है इनके ऊपर संकट आता है तो सिवाना में शरण स्थली है इनकी। ठीक है, मारवाड़ में आगे पढ़ा नहीं तो एक एक चीज जो है था बिल्कुल ही बढ़िया समझ में आई। देखो मारवाड़ के राठौड़ जो है वो जयचंद गहड़वाल के वंशज थे।
अब जयचंद गहड़वाल जो कन्नौज, देखो जयचंद गहड़वाल वंश जो है इनकी राजधानी कन्नौज रही है। अब जयचंद गहड़वाल याद करो, जब चौहान पढ़ा था अपन ने तो अपने मोहम्मद गौरी आया था आक्रमण के समय। 1194 में जयचंद गहड़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ। अब ये जयचंद गहड़वाल के वंशज रहे हैं जो यहां पे मतलब शासन स्थापित करता है ना, राव सिंहा वो जयचंद गहड़वाल का पौत्र था, ये इतिहासकार बताते हैं। तो इसका मतलब ये उनके वंशज रहे हैं। ठीक, आगे बात समझ में, प्रश्न यूं बने एग्जाम के माए। ठीक है, हम और राठौड़ उत्पत्ति संबंधित मत पढ़ा कि उत्पत्ति में क्या क्या पूछा जाता है। देखो हिरण्यकश्यप की संतान से मैं यहाँ पे सिर्फ मक्खन निकाल के लाया हूं, आप लोगों को तो मतलब किताबें टटोलने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती ये क्लास लेने के बाद। ठीक है ना, हिरण्यकश्यप की संतान ये कहने वाला एक तो राज रत्नाकर और भाट साहित्य भाटों के द्वारा जो रचनाएं की लिखी गई, जो वंशावलियां लिखी गई, उसमें इन्होंने कई जगह जो है हिरण्यकश्यप की संतान बताया मारवाड़ के राठौड़ों को, इनके वंशज रहे। सूर्यवंशी इन्हें कहने वाले दयालदास रिख्यात और कर्नल जेम्स टॉड। दयालदास रिख्यात में तो है ही, बाद में कर्नल जेम्स टॉड भी इस मत का समर्थन करते हैं कि ये सूर्यवंशी रहे होंगे। ठीक है, कन्नौज के गहड़वाल वंशज यानी जयचंद गहड़वाल के वंशज, इनको किसने कहा, मोणोक नारायण सिंह और एक चंद्रबरदाई। अब देखो चंद्रबरदाई का नाम आया है, मतलब चंद्रबरदाई की रचना कौन सी थी, पृथ्वीराज रासो। और चंद्रबरदाई यानी कि देखो मोहम्मद गौरी के समय पृथ्वीराज तृतीय के समय था कि नहीं, तो पृथ्वीराज तृतीय के समय तो चंद्रबरदाई। गहड़वाल, अब गहड़वाल भी उस समय था, तो यहाँ पे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, और मोहनोक नारायण से भी ध्यान रखना। वृहदबल की संतान इन्हें कहा है जोधपुर राज्य की ख्यात के अंदर, और बदायूं के राठौड़ों के वंशज कहा है GH ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें कहा ये बदायूं के राठौड़ रहे थे। ये जो आपको मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 इनकी उत्पत्ति से संबंधित मत बताए हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर इतने विश्वास के साथ तो कह सकता हूं, यदि उत्पत्ति से आधारित पूछा आप लोगों को तो इससे बाहर सवाल जाने वाला नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट्स बना लेना, PDF मिले तब, चाहे कैसे भी, लेकिन यदि राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधित पूछा तो इससे बार आप लोगों की ये बिल्कुल ही सार में है और बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ऐसे है। इससे बार मेरा विश्वास है कि जाने वाला सवाल नहीं है। ठीक है, और ये मैप से आप लोगों को समझ लेना है कि इसका एरिया कौन सा था मारवाड़ का। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट पर बढ़ा आगे लो भाई। चलो अब शुरू करते हैं रावसिया से। यदि पूछे मारवाड़ के राठौड़ वंश का या मारवाड़ का आदि पुरुष कौन था, तो वो रावसिया था। रावसिया से वंशावली शुरू होती है। अब मारवाड़ में प्रारंभिक शासक बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल बनते हैं प्रारंभिक शासकों से कम। तो यहां पे जैसे आप सन देखोगे ना, तो सन यहाँ पे देखो 1273, उसके बाद में सीधा 1291 आ रहा है। क्यों, बीच में कई सारे जो है छाडा जी और ऐसे सलखा जी, मल्लीनाथ जी ये रहे हैं। ठीक है, शासक रहे हैं, लेकिन उनमें से जैसे सवाल जो है कम बनते हैं, इसलिए अपने जहां से जो सवाल बनते हैं वहीं अपन ज्यादा चल रहे। धुवड़ जी के बाद में रहते हैं ये जो मैंने बताया वो आरंभिक शासक, लेकिन वहां से सवाल नहीं बनते और पशु परिचर में तो कतई बनने की चांस नहीं है। जो इसमें से भी मैं कहूं धुवड़ जी में से भी बहुत कम चांस है। ठीक है, रावसिया में से तो बनते हैं। जो सवाल बनने शुरू होंगे वो रणमल से, जोधा से, वहां से शुरू होते हैं मारवाड़ के अंदर। तो आरंभिक शासक क्या है, अपन को मुख्य चीजें देखनी है। यदि आप इतिहास को पढ़ने बैठोगे तो खाली मतलब राव धुवड़ जी पढ़ लो नहीं तो भी एक PhD कर दो, 1 महीना लग जाए, बाकी पूरा स्रोत नहीं मिले या थे पढ़ कौन सका, याद करना तो दूर है। इसलिए इतिहास को बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना जरूरी है। देखो सबसे पहली चीज क्या है, आदि पुरुष। रावसिया मारवाड़ के आदि पुरुष, और यही पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जयचंद गहड़वाल के पौत्र थे और सेतराम के पुत्र थे। ठीक है, सेतराम के पुत्र थे, सेतराम के पुत्र, माता इनकी पार्वती थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर इन्होंने बाद में जो है अपने शक्ति का केंद्र बनाया बिठू गांव। इन्हें पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता मिली थी, बिठू गांव पाली को इन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था, ये ध्यान रख लेना, प्रथम शक्ति का केंद्र बनाया था। ठीक है, इसके बाद यानी कि इसमें अब देखो घटनाएं बहुत सारी है।
इन्हें लाख जंवर के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए, लाख जंवर के नाम से जाना जाता था क्योंकि मुसलमानों से संघर्ष के समय इनका जब संघर्ष हुआ तो लगभग 1 लाख व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, काल ग्रसित हुए थे, इसलिए इन्हें लाख जंवर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है, याद रह जाए तो। बाकी इतना जो दिमाग पे लोड लेके याद रखने जैसा नहीं है, आराम से। इनके पुत्र, इनके बाद में आस्थान जी जो है वो शासक बनते हैं और आस्थान जी के समय जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष होता है। आस्थान जी का जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष होता है, बाद में ये जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। कौन? आस्थान जी, ठीक है। आस्थान जी के बाद में जो मुख्य शासक आपको ध्यान रखना है वो है दुहड़ जी। और दुहड़ जी में भी जो मैं बताऊं ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चक्रेश्वरी माता से संबंधित, वहां से सवाल बनता है। तो यहाँ पे जो है रावसिया में ज्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने टू द पॉइंट चलना है ताकि अपन रिवाइज कर सके बार बार, और जहां से सवाल बनते हैं वहां पे फोकस करना है। राव दुहड़ जी, ठीक है, टाइम पीरियड याद नहीं हो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। आस्थान जी के बाद राव दुहड़ जी खेड़, यानी कि इन्होंने शक्ति का फिर केंद्र जो है खेड़ बनाया। ये खेड़ बालोतरा के निकट है। कहां है? बालोतरा के समीप। खेड़ के अंदर जो है आस्थान जी की जो मृत्यु है खेड़ में ही होती है और खेड़ के ये शासक बनते हैं। इन्होंने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नागाना, अब नागाना कहां है? पहले अपन पढ़ते थे इसे बाड़मेर के अंदर, वर्तमान में पढ़ेंगे बालोतरा के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बालोतरा जिला बन चुका है। तो बालोतरा के अंदर चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बालोतरा के नागाना में स्थापित करवाया है। और ये नागाना में जब इन माता जी की स्थापना की तो इन्हें नागणेश जी माता के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें नागणेश जी माता के नाम से जाना गया और यही राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है, ठीक है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेश जी माता है ना, तो ये जो है चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की और बाद में ये नागणेश जी माता के नाम से जाने गए और यही राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है। प्रतिहारों से बाद में संघर्ष के समय ये वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? राव दुहड़ जी। ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये लाइन भी नहीं पूछी जाती। इंपॉर्टेंट क्या है? नागणेश जी माता, चक्रेश्वरी माता, कर्नाटक से लाई हुई मूर्ति, ठीक है ना। लो स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे बढ़े वापस। ले लिया? आओ इनके बाद में देखो जो इंपॉर्टेंट शासक है। अब बीच में मैंने कहा ना बहुत सारे शासक है, जैसे कि छाड़ा जी है, सलखा जी है, मल्लीनाथ जी है, फिर है ना यूं है, और इनके बहुत सारे जैसे शासक बने हैं बीच में। इसमें से मल्लीनाथ जी अपन लोक देवता में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। जो लोक देवता में अपन मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा पढ़ते हैं वही मल्लीनाथ जी है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मारवाड़ के शासकों में आपको ध्यान में रखना है, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो है राव चुंडा। चूड़ा भी कह देते हैं, राव चुंडा भी कह देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से अब आपके मुख्य जो प्रश्न बनने वाले शासक शुरू हो जाते हैं। तो देखो राव चूड़ा जो है, इनके पिता वीरमदेव थे, ठीक है, मल्लीनाथ जी के भाई थे ये भी, और ताऊ जो थे वो मल्लीनाथ जी थे, यानी कि आपस में भाई थे। इनके संरक्षक, क्योंकि ये इनके पिताजी जो है जब ये 6 वर्ष के थे तब वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो इनके संरक्षक जो थे कलाऊ गांव के आलाचारण को बनाया गया था। आलाचारण ध्यान रख लेना, बस इतना भी काफी है, ठीक है। और इन प्रतिहारों से मंडोर दहेज में मिला। अब दहेज में कैसे मिला ये भी सुनो। मंडोर जो था उस समय मालवा के मुस्लिम शासक के अधीन, मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया था। राव चुंडा ने अपने सैनिकों की और इनकी सहायता से मंडोर को जो है यहां से आजाद करवाया। तो यहाँ के इंदा प्रतिहारों के जो एक नेता थे, एक शासक थे, उनकी पुत्री से इनका विवाह करवाया और कहा कि आप हमारे 84 गांवों में जो है दखलंदाजी नहीं करोगे, हमें मतलब सुरक्षा प्रदान करोगे और आप मतलब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप आपका नहीं होगा। इस शर्त पे और इस वैवाहिक संबंध के कारण इनको मंडोर स्थान जो है वो दहेज में प्राप्त हुआ। फिर बाद में इन्होंने राजधानी बनाया, तो राव चुंडा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया, ठीक है। आगे बात समझ। इनके समय नागौर में देखो, इनका नाम क्या है? चुंडा। तो नागौर में जो है चुंडासर तालाब, और इनकी पत्नी ने ही चांद बावड़ी, चांद कवर नाम था, और जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया है। अब चांद बावड़ी, ये आप यूं मत कह देना कि सर चांद बावड़ी तो वहां दौसा के उधर है, यहां पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चांद बावड़ी का निर्माण चुंडा की पत्नी ने करवाया, यानी इनके समय में ये ध्यान रखना है। बिल्कुल अपने क्या है टू द पॉइंट, और ताकि अपन बार बार रिवाइज कर सके, है ना। और यहाँ पे कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि फैक्ट ही इतने चुनिंदा ही है। यहाँ पे तो ये चीज आप लोगों को प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ ये चीज इसमें से पढ़नी है ना, और बाकी चीजें छोड़नी है।
अब आओ देखो राव रणमल। अब ये राव चुंडा के पुत्र थे, यहां से जो है आपके राव रणमल, अब फिर जोधा, और यहां से जो है मारवाड़ में प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। राव रणमल चुंडा के पुत्र थे। राव रणमल हिसाब से बड़े थे, ठीक है। राव रणमल बड़े होने के बावजूद यहां पे इनको शासक नहीं बनाया गया, और शासक बनाया गया कान्हा को, जो इनसे छोटा था। क्यों क्यों होता है ये, देखो मैं बता दूं। जिस राजा को कोई रानी प्रिय होती है, क्योंकि इनके रानियां बहुत सारी होती थी उस समय, और रानियां बहुत सारी तो पुत्र भी बहुत सारे, तो जो रानी प्रिय है अब उसके मोह में रहते थे, और वो कहते थी, और रानी को क्या मोह कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, तो वो कहते थे राजा जी देखो मैं आपकी खास रानी हूं, ठीक है, ते मेरू प्रेम करो कि बहुत ज्यादा राजा जी के बहुत ज्यादा बोल तेरे लिए क्या करूं कि वो आपनो कान्हा है नहीं, इन शासक थे उत्तराधिकारी घोषित करो। राजा भी एक बार तो होते कि यार ज्येष्ठ पुत्र तो नहीं है ये, फिर ऐसे कैसे, फिर देखते हैं मुंह में पड़ जाते हैं ना, तो क्या ठीक है चल कोई नहीं, इसको मैं तो क्या राजा हूं, मैं तो कर सकता हूं, तो इसको जो है कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपनी रानी के प्रभाव में आने के कारण। तो रणमल जो है यहां से चले गए कहां, सोजत, और फिर बाद में सोजत से फिर कहां चले जाते हैं, मेवाड़। मेवाड़ जाते हैं, अपन ने पढ़ा ही है कि मेवाड़ में इनका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है, बेचारे उधर के भी जो है राजा परेशान हो गए थे मेवाड़ के, फिर तभी तो इनको कुंभा ने फिर बारमली के जो है सहयोग से जहर दिलवाया था। अब ये चले गए मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर अपन ने इसका हस्तक्षेप पढ़ा है, और रणमल ठीक है मोकल का संरक्षक भी रहा है। अब रणमल की इसके बीच में देखो हंसाबाई वाले विवाह का प्रकरण आता है, लाखा हंसाबाई नारियल वाला प्रकरण मैंने आपको बताया था, यदि आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपको ध्यान है कि लाखा लक्की, ठीक है, तो लाखा लकी था, तो फिर हंसाबाई का विवाह, और फिर बाद में हंसाबाई के कहने पर जो है यहाँ पे संरक्षक मोकल का बना कौन, कौन बना, रणमल। फिर रणमल ने बाद में जो है बहुत ज्यादा हस्तक्षेप मेवाड़ में शुरू कर दिया, और वहां जो राणा चुंडा थे उसके भाई राघव देव की भी हत्या करवा दी। तब फिर बाद में क्यों मोकल के तो संरक्षक थे, और राघव देव की, फिर बाद में जो है कुंभा वहां पे शासक बनता है, कुंभा को इनसिक्योर फील होता है, और कुंभा फिर बारमली की सहायता से इनको जहर दिलवाता है। बारमली से ये रणमल बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और बारमली प्रेम करती थी कुंभा से, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष था। इस त्रिकोणीय संघर्ष में फिर रणमल जी को जाना पड़ा, ठीक है। तो राघव देव की हत्या के कारण मेवाड़ी सरदारों ने, यानी कि आप कह सकते हो कुंभा ने बारमली की सहायता से इनको जहर दिलवा दिया, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। जब इनको जहर दिलवाया और इनकी मृत्यु हुई, उस समय इनके पुत्र जोधा भी वहां मौजूद थे, लेकिन एक जो है पुंगी बजाने वाला एक कोई कलाकार था, उसने पुंगी इस तरीके से बजाई कि जोधा को समझ में आ गया कि भाग सके तो भाग रहे जोधा, तो रीड़मल यो मार जाए, इस तरीके से उसको समझ में आ गया, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग छूटा, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक ले लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई ओके, अब आइए, अब पढ़ना है राव जोधा। जो जोधपुर आप पढ़ते हो बार बार, जोधपुर जोधपुर शब्द आता है ना, वो जोधपुर इन जोधा जी के कारण ही आता है, इन्होंने ही जोधपुर को बसाया है, ठीक है, जोधपुर को इन्होंने बसाया। अब देखो अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय राव जोधा जैसे तैसे मारवाड़ पहुंचे, हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ मेवाड़ संधि हुई, और इस संधि को क्या कहा जाता था, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। अब ये चीज मैं आपको करवा चुका हूं पूरी पूरी, आवल बावल की संधि पूरी स्टोरी के साथ में करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये वही इतिहास है। फिर जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से किया, कुंभा के पुत्र रायमल से किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज आप लोगों के बिल्कुल क्लियर है, देखो वहां से लिंक हो गया ना। और जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर को बसाया। इस जोधपुर शहर को जो बसाया, तो इस जोधपुर शहर का नाम था जोधा जी का फलसा, राव जोधा जी का फलसा नाम से बसाया है। जब अभी भी आप मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे और एंटर करोगे, तो वहां पे देखना, पहले जैसे ही जाते हो तो जैसे ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हो, वहां लिखा हुआ है राव जोधा जी का फलसा। और मैंने मेहरानगढ़ जब गया था तो आपको एक एक चीज बताई थी, और मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ाया तब भी बताया है, और आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा, बाकी टेलीग्राम पे मैंने बता दिया था, ठीक है। तो राव जोधा जी का फलसा जो बाद में जोधपुर से जाना गया। देखो 1459 में तो जोधपुर शहर को बसाया गया है, और ऐसा ही एक सन आता है 1559, ठीक है। इस 1559 में आपको ध्यान हो तो उदयपुर बसा था, देखो 59 का फेर है, 1459 जोधपुर, 1559 उदयपुर।
और यहाँ पे आप कह सकते हो मई 1459, यानी कि डेट देखे तो 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। करनी माता ने नींव रखी है और मेहरानगढ़ दुर्ग में डिटेल पढ़ेंगे अपन, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राव जोधा के समय ही रखी गई है। आगे ना बात समझ, तो ये चीज तो ध्यान रखनी ही रखनी है। देखो ये क्या है, राठौड़ों का राज्य ध्वज कह सकते हो आप, जिसके अंदर 5 कलर है, और ये है रणबंका राठौड़ लिखा हुआ, ये राठौड़ों का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, देखो डॉक्टर हीराचंद ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बनाया। ये ऐसे की ऐसे लैंग्वेज से पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा देना। कैसे पूछेंगे, किसने बताया, किसको बताया। तो मैंने भी जैसे क्लास शुरू की तब मैंने कहा अभी देखो प्रारंभिक शासक है, अभी मेन शासक आएंगे आएंगे आएंगे, और जोधा आया तब मैंने देखना विशेष जोर दिया है। जैसे कल चुनाव के नतीजे आ रहे थे ना, तब जैसे ही वो सायरन बजता तब कोई भी एक एंकर धीरे धीरे बोलता बोलता एकदम, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है, ऐसे करते थे ना, तो सब जो नहीं ध्यान देते वो भी सबसे बड़ी खबर सबसे। यहां पे भी मैंने ऐसे ही जोर दिया है, यहाँ राम जोधा आ गया, राम जोधा आ गया है अब, यानी कि पहला प्रतापी शासक। अब तो समझ जाओ कि कौन गयो गए हीराचंद ओझा, बापड़ा एंकर की तो गड़ो फाड़े रहे मैं होचा है। कितना मनोरंजन करना पड़ता है न्यूज चैनल वालों को भी, दर्शकों को रिझाने के लिए है। चलिए, तो आपने क्या ध्यान रखना है, राव जोधा। ठीक है, राव जोधा सबसे बड़ी खबर है कि मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा गया है, हीराचंद ओझा ने कहा। चलो भाई, अपनी माता के नाम से कोडम ने नाम इनकी माता का नाम था कोडम देसर बावड़ी का निर्माण करवाया। राव जोधा के पुत्र बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। अब देखो राव जोधा के पुत्र सातुल देव था, एक सातुल देव था, एक था बीका। वैसे बीका बड़ा और योग्य था, लेकिन फिर वही रानी वाला प्रेम मोह, उन्होंने फिर वचन ले लिया कि सातुल देव राजा बनना चाहिए। अब बीका को जो है एक इंसिडेंट हुआ ऐसा, जहां पे बीका ने कुछ शासकों को, विपक्षी शासकों को हराया, और फिर राव जोधा और बीका बैठे थे, तब बीका ने जो है कुछ वचन लिए, राव जोधा ने वचन लिए। उसमें एक वचन कहा कि आप जो है जोधपुर की मतलब मारवाड़ के अपने सत्ता पे अपना अधिकार नहीं, मतलब दावा नहीं करेंगे। ठीक है, और बीका ने माना भी। फिर बीका बाद में चला जाता है बीकानेर, तो अपन बीकानेर के राठौड़ भी स्पेशली पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर ये बीका वाली पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन बीकानेर का जो वंश है, जो शाखा है, वो यहाँ मारवाड़ से ही निकली है और इस समय निकली है। ठीक है, आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट। चल भाई, ले लिया, ओके। तो इसी के साथ अपनी आज की ये क्लास मारवाड़ के राठौड़ अपन ने शुरू कर दिया, शुरू हो गई। और आप सभी के लिए एक बढ़िया सी चीज, वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये नवीनतम जिला दर्शन टेस्ट सीरीज जो है आज और कल, अब आप शाम को जैसे क्लास देख रहे हो, आज और कल इनकी जो है प्राइस 79 की गई है। कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम आए, स्पेशली उनकी डिमांड है, इसलिए 79 की है। बेधड़क जो है आप ज्वाइन करके, क्योंकि बाद में मौका मिले नहीं मिले कर लेना। कुछ विद्यार्थी, क्योंकि हम तो पहले ऑलरेडी ऑफर में देते हैं 99 भी, मतलब ऑफर में 50 जिलों के टेस्ट, और वो भी पूरे व्याख्या के साथ में देने तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देते हैं। और इसको भी 79 में अब दिया है। ठीक है ना, तो आप बेधड़क ज्वाइन कर लेना। अब इसमें क्या है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कहते हैं कि सर हम जो है इसलिए इंतजार करते हैं। वो देखो, इंतजार करने वालों को 4 महीने का तो नुकसान ही है। वैलिडिटी इसकी अब बची है लगभग 8 महीने, तो 8 महीने तक तो आप अभ्यास कर सकते हो। और जिन्होंने पहले ज्वाइन किए उन्हें भी नुकसान नहीं है। एक तो जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, तभी लॉन्च हुई तब भी ये 79 ही रेट थी 7 दिन तक। तो जिनको अभ्यास वास्तव में करना होता है और जो डेडिकेटेड सच्चे विद्यार्थी है, वो तो तभी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में 99 रेट हुई है, और अभी 2 दिन बाद भी 99 ही रेट होगी। लेकिन जो बीच में फिर उदासीन हो जाते, नहीं करते हैं, उन्हें कम से कम वैलिडिटी का नुकसान होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अभी भी 8 महीने की, लगभग 8-9 महीने की वैलिडिटी बची है। ज्वाइन करके अभ्यास अभी भी कर लोगे ना, तो फायदे का ही है। बाद में फिर सोल्ड आउट हो गई, नहीं जुड़ पाओगे, फिर जो है सिर्फ पछताना पड़ेगा दूसरे को देख के। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। बाकी भी टेस्ट सीरीज जो है सारी की सारी लागत मूल्य में ही है। बढ़िया अभ्यास करो, नियमित रहो, और नियमित नहीं रह जाए तो पैक कर किताबा, मेल दो साइड, बस हम देखना ही नहीं। आगे नरेगा वैकेंसी आई, ठीक है, नरेगा में जो है कुशल अकुशल अर्धकुशल मजदूरों की थोड़े थोड़े रेट बढ़ेगी, 7 रुपए या 10 रुपए ऐसी बढ़ेगी, उसमें आपको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बेरोजगार नहीं रहोगे, बिल्कुल रोजगार तो मिलेगा।
लेकिन फिर आप लोगों की जो इच्छा के अनुरूप नहीं मिलेगा, फिर सरकार की इच्छा अनुरूप मिलेगा। तो डिसाइड आप लोगों को करना है, निर्णय आप लोगों का है। संघर्ष करना पड़ेगा राजा बनने के लिए, यूं राज थोड़ी करी जाए, ठीक है ना। तो बढ़िया, चलो जिसको बुरा लगा हो उससे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सच्ची बात में कैसी माफी, और माफी मांगनी है तो फिर कहना ही क्यों, इसलिए माफी अभी कोई नहीं है। बुरा लगे तो 100 बार, बाकी पढ़ो और नियमित पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।